ओके स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो है आपके क्रेनियल नर्व्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसी जो आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, उनको मजीद प्रोसीड करेंगे, उनको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम जो है वो कुछ और टॉपिक भी कर लेंगे, लेकिन आज पहला जो हमारा फोकस होगा वो आपका उन्हीं क्रेनियल नर्व्स के ऊपर होगा जो रह गई थी, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स तो 12 पेयर्स होती हैं, लेकिन हमने 6 जो है वो एक तरह से डिस्कस कर ली थी। आज जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो है आपके एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 7। कौन सी आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 7, और क्रेनियल नर्व नंबर 7 को आपने कहना है कि ये होती है आपकी एक तरह से फेशियल नर्व। कौन सी होती है आपकी फेशियल नर्व। जिस तरह मैंने आपको कल कहा था कि आपने क्या करना है, हर नर्व्स के जो है वो नेम याद रखने हैं, ठीक है, उसी तरतीब से आपने याद रखना है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जो इनके एक तरह से लाइक इसकी नेचर क्या होती है और इसके फंक्शन आपने याद रखने हैं, ठीक है। आपने कहना है कि जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से फेशियल नर्व कहते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि यार जो आपकी फेशियल नर्व है इसकी नेचर क्या है। तो आपने कहना है कि ये जो फेशियल नर्व है ये क्या है, ये कि मिक्स्ड इन नेचर है, ठीक है, मिक्स्ड इन नेचर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। कल भी मैंने आपको कुछ जो है वो नर्व्स पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है, कौन सी आपकी मिक्स्ड होती है। और मिक्स्ड मतलब उसको मिक्स्ड क्यों कह रहे होते थे, फिर हमने देखा भी था कि उसका क्या सीन होता था। सेम इस तरह फेशियल नर्व में भी हम देखेंगे कि ये इसको मिक्स्ड क्यों कह रहे होते हैं। तो आपने कहना है कि ये जो फेशियल नर्व होती है ये मिक्स्ड इन नेचर होती है, यानी कि ये सेंसरी भी होती है और आपकी मोटर भी होती है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। फिर हम आते हैं कि यार जो आपकी फेशियल नर्व्स है, ठीक है, जो आपकी एक तरह से फेशियल नर्व्स है, इस फेशियल नर्व्स के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है इसके फंक्शंस क्या होते हैं उसको हम एक तरह से देख लेते हैं। आपने कहना कि यार ये फेशियल नर्व्स होती है, इसका जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिस तरह हमने टंग की डेवलपमेंट में भी पढ़ा था। तो आपने कहना कि ये जो आपकी फेशियल नर्व्स होती है ये क्या करती है, कंट्रोल करती है टेस्ट सेंसेशंस को ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। क्या करती है, ये आपकी टेस्ट सेंसेशन, किसको हमने वहां पे भी देखा था कि आपकी टेस्ट सेंसेशन। और आपको पता है कि जो आपकी टेस्ट सेंसेशन होती है ये आपकी जर्नल होती है, ये स्पेशल सेंसेशन होती है। तो आपने कहना कि यार ये आपकी स्पेशल सेंसेशन होती है, जो हमने वहां पे एक तरह से जर्नल सेंसेशन और आपकी स्पेशल सेंसेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आपने कहना कि जो आपकी टेस्ट सेंसेशन होती है ये आपकी एक तरह से स्पेशल सेंसेशन है, ठीक है। या फेशियल नर्व, यानी कि फेशियल नर्व जो होती है इसका पहला फंक्शन आपने कहना है कि इट कंट्रोल द टेस्ट सेंसेशन, यानी कि स्पेशल सेंसेशन ऑफ एंटीरियर, ठीक है, किसकी ऑफ ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। जो टंग की आपकी एंटीरियर 2/3 होती है उसकी क्या करती है, उसकी एक तरह से स्पेशल सेंसेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और आप मुझे जल्दी से बताएं कि आपकी जो जर्नल सेंसेशन होती थी, जो जर्नल सेंसेशन होती थी ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, वो कौन कंट्रोल करती थी, वो कौन सी नर्व कंट्रोल करती थी, जल्दी से मुझे बता दें कि आपकी एक तरह से जर्नल सेंसेशन होती थी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, वो कौन सी नर्व कंट्रोल करती थी। हाँ जी, जल्दी से मुझे बता दें। आपने कहना कि यार ये जो आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 5, ठीक हो गया, वेल डन। और क्रेनियल नर्व नंबर 5 की भी कौन सी V3 होती है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है और उसकी भी एक तरह से V3, ठीक है। तो आपने देख लेना है, शाबाश। तो आपने कहना कि यार ये क्या होती है आपकी एक तरह से जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की जो एक तरह स्पेशल सेंसेशन होती है उसको एक तरह से कंट्रोल करती है, जबकि जो आपकी जर्नल सेंसेशन होती है वो कौन सी करती है, वो आपकी V3 जो होती है आपकी एक तरह से मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया। फिर आपने कहना है कि इसकी और कौन से फंक्शन होते हैं। आपने कहना है कि इट हेल्प इन हियरिंग ऑफ साउंड, ठीक है, इट हेल्प इन हियरिंग ऑफ साउंड, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट आएगा, इट हेल्प इन हियरिंग ऑफ साउंड, यानी कि हियरिंग ऑफ साउंड से क्या मुराद है। देखो ये जो आपकी फेशियल नर्व होती है ना, ये फेशियल नर्व आपके एक मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। आपकी जो इनर एयर है, ठीक है, आपका जो इनर एयर है, एक होता है ना आपका आउटर एयर होता है, मिडल एयर होता है और इनर एयर होता है, ठीक है। सॉरी, आपने कहना कि ये क्या होती है, आपकी जो मिडल एयर, जो दरमियान वाला एयर होता है, वहां पे एक आपका मसल होता है जिसको हम कहते हैं स्टेपीडियस मसल। कौन सा, आपके एक तरह से स्टेपीडियस मसल, ठीक है। आपकी जो है वो आपकी होती है मेलियस होता है, इंकस होती है, स्टेप्स होती है, ठीक है। वो आपकी जो स्टेप्स होती है वो आपकी बोन है, ठीक है, वो कौन सी है, वो बोन है। लेकिन आपकी जो स्टेप्स होती है उसके साथ ही एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं स्टेपीडियस मसल, ठीक है। कौन सा मसल होता है आपके एक तरह से स्टेपीडियस मसल।
अब जो आपकी फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व जनाब आपकी स्टेपेडियस मसल्स को जो है वो इनरवेट करती है और आपको साउंड हियरिंग में हेल्प करती है। देखो आपके जो इर्द गिर्द जो है वो आपको बहुत सारी जो आवाजें हैं वो सुनाई देती हैं, ऐसे ही है ना, बहुत सारी आवाजें जो है वो आपको सुनाई देती हैं। उनमें से जो आपकी क्या होती है, आपकी एक तरह से बहुत सारी हार्श साउंड भी होती हैं। हार्श साउंड यानी कि खतरनाक साउंड भी होती हैं, ऐसी साउंड होती हैं जिनकी इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसी है ना, मतलब कि कोई आपके पास जो ना वो 12 रबीउल अव्वल को होता है या मुहर्रम में होता है, मतलब कि वो जो सलंसर वगैरह उतार के इतनी हार्श साउंड, आपकी हाई इंटेंसिटी वाली जो साउंड होती है, वो आपके इन्वायरमेंट में जो है आपके इन्वायरमेंट में एक रौनक बनी होती है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि मतलब कि बहुत ज्यादा जो साउंड होती है वो आपके जो है वो कानों के थ्रू जनाब आपको सुनाई देती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जनाब इतनी खतरनाक साउंड आपके कान में दाखिल हो रही है तो आपकी कान को डैमेज क्यों नहीं करती? क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत ज्यादा हार्श साउंड जो होती है वो आपकी लाइक कानों में एंटर होती है तो वो आपके कान को डैमेज क्यों नहीं करती? वो इसलिए नहीं करती क्योंकि जो आपका फेशियल नर्व होती है ना, वो आपकी स्टेपीडियस मसल को क्या करती है, आपकी तरह से सप्लाई करती है। जब ये आपका स्टेपीडियस मसल सप्लाई हो जाता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये आपकी हाई इंटेंसिटी साउंड को, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी हाई इंटेंसिटी साउंड, जितनी भी हाई इंटेंसिटी साउंड होती है उनको एक तरह से लो इंटेंसिटी साउंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी आपकी हार्श साउंड, खतरनाक साउंड होती है, उनको जनाब कन्वर्ट कर देता है रिड्यूस्ड इंटेंसिटी वाली, यानी कि लो इंटेंसिटी वाली साउंड में। फिर क्या करते हैं जनाब, ये आपकी ईयर ड्रम के ऊपर जाके लगती है और ईयर ड्रम के बाद में आपको एक तरह से फिर आपके ब्रेन में जाती है, फिर वहां पे इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। तो ये आपने कहना है, आपने कहना है कि ये जो आपकी क्या होती है, जो फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व जो होती है, इट हेल्प इन हियरिंग ऑफ साउंड। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा तेज आवाजें होती है ना, जो मतलब कि बहुत ज्यादा, जिनकी आवाज बहुत ज्यादा होती है या हार्श साउंड होती है, वो भी आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देती। ऐसे ही ना आपकी एयर के प्रॉपर एम्पलीट्यूड है, उसकी सुनने की एक जनाब एक इंटेंसिटी है, अब उसी इंटेंसिटी में आप उसी एम्पलीट्यूड में सुन सकती हो, ठीक है, जो उसी फ्रीक्वेंसी में आप सुन सकते हो, ठीक है, जो मतलब कि ये सारा सीन होता है। लेकिन अगर उस आपकी फ्रीक्वेंसी से आपकी जो है वो आपकी साउंड जो होती है वो ज्यादा हो जाए तो वो भी आपको सुनाई नहीं देती। तो जब भी आपकी हाई इंटेंसिटी वाली, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड है वो आपकी ईयर में एंटर हो जाएगी, तो ये क्या करेगी, उसको एक तरह से लो इंटेंसिटी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड में कन्वर्ट कर देगी और आपको एक तरह से साउंड जो होगी वो प्रॉपर सुनाई देगी, ठीक है। तो ये आपने एफएससी लेवल के ऊपर भी पढ़ा होगा कि हमारा जनाब 20 हैजर्ड, ठीक है, आपको पता होगा 20 हैजर्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो हमें सुनाई देती थी, लेकिन इससे ज्यादा या कम हमें सुनाई नहीं देती थी। ये आपके जो है वो मैट्रिक का जो आपका कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजी का, ठीक है, सॉरी आपके फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का जो है वो आपका कॉन्सेप्ट था। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि ये क्या करती है, हेल्प इन हियरिंग ऑफ साउंड बाय सप्लाइंग योर स्टेपीडियस मसल, एंड स्टेपीडियस मसल कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी साउंड्स इनटू लो फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी साउंड, ठीक है। तो ये आपने इसमें गौर करना है। अब जो आपने पूछा है ना, जो आपका एक तरह से टेम्पेनियम जो आपकी होती है, ठीक है, प्लेंटी आपका पूछा है, तो वो जो आपकी टेम्पेनियम जो होती है ना, वो आपकी टेम्पेनियम मेम्ब्रेन होती है। टेम्पेनियम मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी एक तरह से ईयर ड्रम होता है, क्या होता है, आपका ईयर ड्रम होता है। तो ये क्या करती है, आपकी टेम्पेनियम जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, उसको सप्लाई करती है वो आपकी नर्व। जब वो उसको सप्लाई करती है तो ये क्या करती है, जब भी आपकी हाई इंटेंसिटी साउंड आती है तो उसको भी मजीद लो इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर देती है, ताकि आपका जो ईयर ड्रम है, जो आपका ईयर ड्रम है, जो एक बहुत ही पतली झिल्ली है, आपको पता है ना कि ये आपकी बहुत ही पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, तो ये इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जो नर्व होती है वो भी आपकी इस मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है, ताकि आपकी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो होती है वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी साउंड में कन्वर्ट हो जाए और आपका ईयर ड्रम जो होती है, जो मतलब एक पतली सी झिल्ली होती है, वो डैमेज होने से बच जाए। तो आई होप सो कि अब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब हम आगे आते हैं मजीद इसकी, जनाब हम जो है वो आपकी एक तरह से फंक्शंस देखते हैं। आपने कहना कि ये जो फेशियल नर्व होती है, इस ये क्या करती है, ये आपकी कंट्रोल करती है फेशियल मसल, आपकी फेशियल मसल की एक्सप्रेशन को। कौन सी, आपकी जो फेशियल मसल्स होते हैं, ठीक है, आपकी जो फेशियल मसल्स होते हैं उनकी एक तरह से एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आपका मोटर, जो आपका मोटर फंक्शन है ना, ठीक है, आपका कौन सा जो मोटर फंक्शन है आपकी फेशियल नर्व का, वो स्टार्ट होता है। ऊपर हमने देखा था कि ये आपके एक तरह से सेंसरी फंक्शन था, कौन सा आपका सेंसरी फंक्शन था। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था
कि जब भी आपके मसल की मूवमेंट होती है तो मसल की मूवमेंट जो होती है वो आपका मोटर रिस्पॉन्स होता है। और मोटर रिस्पॉन्स जो होता है ना, अब आपने देख लिया कि जब आपके फेशियल मसल का एक्सप्रेशन होगा, फेशियल मसल ने मूवमेंट करनी होती है, तो वो आपका मोटर फंक्शन होता है। और आप मतलब कि जो भी आपके फेस के जो मसल हैं वो मूव करते हैं। देखो फेशियल मसल के एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, यानी कि आपके जब भी आप अच्छी खबर सुनते हो तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो चेंज होता है, वो अच्छा होता है। लेकिन जब आप बहुत ही बुरी खबर सुनते हो तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो और होता है। मतलब कि आपका कभी आपके मुंह पे 12 बजे होते हैं, कभी आप खुश होते हो, कभी आप गम होते हो, कभी मतलब कि आप जो है वो एकदम बहुत ज्यादा खुश होते हो, कभी आप डिप्रेशन में होते हो, ठीक है। तो वो जितने भी आपके फेस के जितने भी मतलब कि वो आपके लाइक मूड के चेंजेस आ रहे होते हैं, मूड चेंजेस हो रहे होते हैं, और वो आपके फेस के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। तो वो मतलब कि आपके जो फेशियल मसल्स होते हैं ना वो आपके एक तरह से इनरवेट हो रहे होते हैं। तो वो आपने कहना है कि लाइक आपकी जो फेशियल नर्व होती है वो आपके फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है। और फेशियल मसल जो होते हैं ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन को जो है वो एक तरह से मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है कि ये आपके फेशियल मसल को क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो फिर इसके अलावा आपने कहना है कि इसके और ज्यादा कौन कौन से काम है, तो आपने कहना है ये फेशियल नर्व्स होती है ये क्या करती है, ये कंट्रोल्स करती है, किसको कंट्रोल्स करती है, आपकी लैक्रीमेशन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आपकी लैक्रीमेशन को कंट्रोल करती है। आपको पता नहीं कि हमारे क्या होते हैं, हमारे कुछ लैक्रीमल ग्लैंड्स होते हैं। कौन से? आपकी एक तरह से लैक्रीमल ग्लैंड होते हैं आपकी आई के अंदर, लैक्रीमल ग्लैंड होते हैं। अब ये जो लैक्रीमल ग्लैंड होते हैं ना, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने हाँ आपकी एक जी तरह अम्मी से जी। और टीयर्स जो होते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, तुसी सुनाओ कैसे भी? आपके एक तरह से जो टीयर्स होते हैं, ठीक है, उन टीयर्स की प्रोडक्शन करवानी कुछ होती नहीं है। और जी। टीयर्स की प्रोडक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, उन टीयर्स की कुछ भी नहीं जी। प्रोडक्शन को जनाब हम क्या कह रहे होते हैं, वो हाँ जनाब जी हाँ जी। आपका एक तरह से मतलब कि लैक्रिमेशंस कह रहे होते हैं। तो आपने कहना है कि जो आपकी फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है जो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड्स की तरफ जा रही होती है, ठीक है, जिसको हम लैक्रिमल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व कहते हैं, ठीक है। जो आपकी जो फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है जो आपकी एक तरह से लैक्रिमल ग्लैंड्स को सप्लाई करती है। जब वो आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं तो जनाब आपका लैक्रिमल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है आपकी आई के अंदर, और फिर वो जनाब आपके टीयर जो होते हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने कहना कि ये आपकी लैक्रिमेशन को कंट्रोल करती है, कौन सी? आपकी फेशियल नर्व, ठीक है। यानी कि मतलब कि अगर आपके साथ जो है कोई बंदा कि आपका कोई भी बैठा हो, ठीक है, आपका अच्छा बंदा बैठा हो या बुरा बंदा बैठा हो, ठीक है, जिससे मतलब कि आप जानते हो, तो वो जनाब आपके सामने जो है वो आप कहते हैं ना कि वो मतलब कि कौन से आपकी एक तरह से झूठे आंसू बहाना, ठीक है, मगरमच्छ के आंसू जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर वो जनाब आपके पास आ जाए और आपको पहले जनाब वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे, ठीक है, आपके साथ बहुत ज्यादा लड़े, आपके साथ लड़ाई करे, ठीक है, लेकिन एक दफा जनाब आपको उसको जनाब आपके साथ काम पड़ जाए, ठीक है, तो वो आपके सामने आ जाए और झूठे आंसू जो है वो बहाना स्टार्ट कर दे, ऐसे ही है ना। तो आप उसको कह सकते हो, देखो आप मेरे पास आए हो, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बराए मेहरबानी ये जो आपके झूठे आंसू है ना इसको जनाब कंट्रोल करो। यानी कि आप उसको अपनी वर्डिंग में ये कह सकते हो, जनाब आप मेरे पास आए हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बराए मेहरबानी ये करो कि जो फेशियल नर्व की जो लैक्रिमल ब्रांच है ना उसको कंट्रोल करो, उसको जनाब कंट्रोल करो, उसको ज्यादा स्टिमुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अच्छी तरह पता है। तो आप बराए मेहरबानी जो आपकी फेशियल नर्व की जो लैक्रिमल ब्रांच है उसको कंट्रोल करो, उसको ज्यादा स्टिमुलेट ना करो। मैं आपकी जो है वो विदाउट स्टिमुलेशन ऑफ द लैक्रिमल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व आई एम एग्री टू हेल्प टू यू, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आपने परेशान नहीं होना। तो आप उसको जनाब ये कह सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ आ चुकी होगी, यानी कि आपकी लैक्रिमेशन को एक तरह से कंट्रोल करती है। फिर आपने कहना कि यही जो आपकी फेशियल नर्व होती है ये क्या करती है, ये जनाब कंट्रोल्स करती है, किसको? आपको एक तरह से कंट्रोल्स करती है आपकी एक तरह से सलाइवेशंस को, ठीक है। किसको कंट्रोल करती है? आपकी एक तरह से सलाइवेशंस को कंट्रोल करती है, यानी कि जो आपकी मुंह शरीफ है, इसके जो आपकी ओरल कैविटी है, ठीक है, आप जब खाना खा रहे होते हो तो वहां पे जो सलाइवा की प्रोडक्शन हो रही होती है, वो सलाइवा की प्रोडक्शन आपकी किस वजह से हो रही होती है? वो आपकी फेशियल नर्व की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। अब जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, आपके सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है। वो कितने होते हैं आपके? तीन होते हैं। एक होता है आपके एक तरह से सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, कौन सा? आपके एक तरह से सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी कि जो आपकी जबान के नीचे पड़ा होता है। एक होता है आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, कौन सा? आपका एक तरह से सब मैंडिबुलर ग्लैंड, आपका एक तरह से सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। और एक होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, कौन सा? आपके एक तरह से पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है। ये आपने कहना है। जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये मेनली तीन होते हैं, जो मतलब कि आपकी ओरल कैविटी में पड़े होते हैं। एक जबान के नीचे, एक आपके लोअर जा के नीचे, और एक जनाब आपके जो
ईयर होते हैं, जो आपका कान होता है उसके साथ पड़ा होता है, ठीक है, तो ये तीन होते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो आपका एक तरह से है ना, लाइक फेशियल नर्व, जो फेशियल नर्व होती है ना, वो आपके पहले जो तीन होते हैं आपकी ग्लैंड, आपके सब लिंगुअल ग्लैंड और आपके एक तरह सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इनको सप्लाई करती है। जब इनको एक तरह से स्टिमुलेट करती है तो ये जनाब आपकी मुंह के अंदर जो है वो सलाइवा की प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पेरोटिड ग्लैंड को एक और नर्व सप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो आप जान के आपने ये कहना है कि ये आपके सब लिंगुअल ग्लैंड और आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है, ठीक है। कि आपने कहना है कि जो आपकी फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व जो होती है उसकी मजीद दो ब्रांचेस निकलती हैं जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ जाती है, सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है और आपकी सलाइवा की प्रोडक्शन करवाती है। देखो, अगर मजीद आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाता है, ठीक है, जो मतलब कि एवं ही है, बस आप उससे जब वो बात वगैरह करना नहीं चाहते, ठीक है, आप उससे जनाब वो बात वगैरह भी करना नहीं चाहते, लेकिन जनाब वो आपके साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और आपके साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन आप उसका दिल रखने के लिए जो है उसकी बातें सुनते रहते हो, लेकिन जनाब उसकी हरकत ये होती है कि जनाब वो अपने मुंह शरीफ से ना अपनी जो थूक होती है, जो उसकी थूक मुबारक होती है, वो भी मतलब कि वो बाहर जो है वो फेंकना स्टार्ट कर देता है। अक्सर लोगों में ये होता है ना कि मसला कि वो जनाब जब बातें कर रहे होते हैं तो वो जो सामने बैठा होता है उसके ऊपर थूक भी फेंक रहे होते हैं, ठीक है, उनके मुंह से जो होते है वो थूक भी निकल रही होती है, ठीक है। तो अगर आप मजीद तंग हो जाओ इस थूक की वजह से कि जनाब आप जनाब उसकी बात तो सुन लेते हो, ठीक है, मतलब कि किसी ना किसी तरह, लेकिन आप जो है वो उसकी हरकत ये है कि वो जनाब जैसे ही वो बात करता है तो आपके ऊपर थूक भी फेंकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आप तंग आकर उसको कह सकते हो कि यार बात सुनो, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तुम आए हो, तुम मेरे पास बैठो, ठीक है, जो भी तुम्हारे जो है वो दुख सुख है वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन मेहरबानी करो ये जो तुम्हारे मुंह से थूक निकल रही है ना इसको कंट्रोल करो। यानी कि आपने उसको कहना है कि यार जो आपकी फेशियल नर्व की दो ब्रांचेज है ना, जो आपकी सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड की तरफ जा रही है, उसको मेहरबानी करो उनको इनहिबिट करो। क्या करो? उसको इनहिबिट करो, ठीक है, उनको एक तरह से इनहिबिट करो ताकि जो आप मेरे ऊपर जब वो थूक फेंक रही हो ना वो ना आए, ठीक है। तो आप इस तरह उसको कहना है कि यार जो आपकी फेशियल नर्व की दो ब्रांचेज है ना, आपकी सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, उनको इनहिबिट करो, ठीक है, बात तुम करो, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपके जो बात तुम जो है वो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो है इन दो नर्व्स को जो है आप इनहिबिट करो ताकि मेरे ऊपर जो है वो तुम्हारी थूक मुबारक ना आए, ठीक है। तो इसको आपने समझा देना है उसको, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो है ये भी समझ आ चुका होगा, ठीक है। आपकी ये दो दो जो ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये मतलब कि वहां से आते हैं। अब हम मजीद आगे आते हैं और मजीद जो है इनका क्या सीन होता है वो भी हम देखते हैं। आपने कहना कि ये जो आपकी फेशियल नर्व होती है इसकी एक और जनाब काम क्या होता है, ये जो इनरवेट करती है एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं आपकी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल। कौन सा? आपके एक तरह से आपकी ऑर्बिकुलरिस, कौन सा? ऑर्बिकुलरिस आपका कौन सा होता है? ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, ठीक है। आपकी जो आपके इतना ऑर्बिकुलरिस आई मसल्स होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, जो जनाब आपकी एक तरह से लोकेटेड इन आई लिड्स, ठीक है, ये आपने लिखना है लोकेटेड इन आई लिड्स, ठीक है, जो आपकी आई लिड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको एक तरह से उनको जो एक मसल इनरवेट कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, ठीक है। तो ये आपने कहना है। हमने कल एक और मसल पढ़ा था, वो जनाब आपका था लिवेटर पाल्पिब्राई मसल। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी जनाब इसको रिलेट करके भी आपको पढ़ा देता हूँ ताकि बाद में आपको एक तरह से रिवाइज करना आसान हो जाए, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। एक होता है आपका लिवेटर पाल्पिब्राई मसल होता है और एक होता है आपकी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, ठीक है। ये दोनों आपकी आई लिड्स को ही सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी आई लिड्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन मसला कश्मीर जहाँ पे ये है कि जो आपके एक तरह से ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स होता है ना, ठीक है, जो आपका ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल होता है ये आपकी आई को क्लोज करता है। ये क्या करता है? आपकी आई को क्लोज करता है, आपकी आंखों को बंद करवाता है। लेकिन जो आपका लिवेटर पाल्पिब्राई मसल है ये क्या करवाता है? ये जनाब आपकी आई को ओपन करवाता है, आपकी आंखें खोल देता है, ठीक है। जब आप इस दुनिया में आते हो, ठीक है, तो आप डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हो तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि जो आपकी आंखें खुलने का जनाब जो आपकी हेल्प कर होता है डिफरेंट लोगों से मिलने के बाद, तो आपने कहना ये आपका लिवेटर पाल्पिब्राई मसल ही होता है जो आपकी हेल्प करता है। वो कहता है कि अपनी आंखें खोलो और जरा जो है ध्यान से चलो। तो आपने कहना जो लिवेटर पाल्पिब्राई मसल होता है ये क्या करता है? ये आपकी आई की ओपनिंग जनाब करवाता है, जबकि ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल जो होता है ये आपकी आई को क्लोज करवाता है, ठीक है। तो ये आपने कहना है। लेकिन हमने कल ये भी देखा था कि यार जो लिवेटर पाल्पिब्राई मसल है इसको जो नर्व सप्लाई कर रही होती थी वो होती थी आपकी एक तरह
आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती थी, जो मोटर नर्व होती थी, ठीक है, वो सप्लाई कर रही होती। कौन सी? आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो होती थी, जिसको हम ओकुलो मोटर नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती थी, वो आपकी आई को ओपन कर रही होती थी। यानी कि ये अच्छी नर्व है, ठीक है, जो हमारी हेल्प कर रही है आंखें खोलने में, होश और हवास लेने में। तो आपने कहना कि लिवेटर पाल्पी ब्राई क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती है, और वो आपकी एक तरह से पाल्पी ब्राई जो मसल होता है उसको सप्लाई करती है और आई की ओपनिंग करवाती है। लेकिन जो आपकी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स होता है, ठीक है, जो आपकी आई की क्लोजिंग करवाता है, इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 7, ठीक है। जो आपकी फेशियल नर्व होती है वो जनाब इसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, विच हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ द आई, ठीक है। आई होप सो कि ये आपकी था आपका फेशियल नर्व नंबर 7, ठीक है। इसके बारे में आपको आई होप सो कि पता चल गया होगा। अगर किसी की भी, जी बिल्कुल ऐसे ही है, खुल जाती हैं। ये एवरी वन पे कर दिया करो मैसेज इस तरह के ना, ताकि सर सबको पता चल जाए, और जो भी मतलब कि इससे एंजॉय करना चाहते हैं वो भी कर ले। अच्छा, तो ये था आपका एक तरह से फेशियल नर्व नंबर 7, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या सारा सीन होता है, और जिन्होंने पहले कोई क्वेश्चन पूछा था उनका भी कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लें। लास्ट में आपसे पूछता हूँ, अगर किसी को कोई भी मसला है तो वो मैं वहां पे इनको एक तरह से मतलब उनकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये था आपका एक तरह से फेशियल नर्व, ठीक है। इसके ना आपकी जो फेशियल नर्व नंबर 7 होती है ना, ठीक है, इसकी पालसी होती है, इसकी पालसी होती है, जिसको हम कहते हैं बेल पालसी। इसके अब हम इसको जो है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही आपके एक तरह से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये आपकी जनाब जो पैथोलॉजी है ना उसके लास्ट पे दिया हो, हमारा लास्ट टॉपिक होगा ना वो आपकी ये वाला होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। तो आपने सिर्फ इसके ऊपर आना है कि आपकी फेशियल नर्व जो होती है इसकी आपकी क्या फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जनाब आपका ये पता चल गया होगा कि फेशियल नर्व के कितने फायदे हैं और ये कितने काम करवा रहा होता है। अब जो आपकी मजीद नर्व है वो कौन सी है? वो है आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 8। कौन सी? क्रेनियल नर्व नंबर 8 है। और क्रेनियल नर्व नंबर 8 को हम क्या कहते हैं? आपकी एक तरह से वेस्टिबुलो, कौन सी? आपकी एक तरह से वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। कोक्लियर नर्व, इसको आप कोकिला नहीं कहना, मतलब कोकिला तो होती है जो आपकी इनर ईयर की बोन होती है, ठीक है। लेकिन एक ड्रामा भी लगता था जिसमें कोकिला मोदी ये वो सारा कुछ आता था। तो आपने कहना कि ये जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 होती है इसको हम कहते हैं आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, ठीक है। अब ये जो आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है ना, ये मतलब कि आपकी दो होती है। एक इसकी होती है वेस्टिबुलर ब्रांच। कौन सी? आपकी एक तरह से वेस्टिबुलर ब्रांच होती है, ठीक है। आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 होती है ना, इसको हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं, ठीक है। क्यों? इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है वेस्टिबुलर ब्रांच और एक होती है आपकी एक तरह से कोक्लियर ब्रांच। कौन सी? आपकी एक तरह से कोक्लियर ब्रांच होती है। ये जो आपका वेस्टिबुलर ब्रांच होती है ना, ये क्या करती है? ये आपके वेस्टिब्यूलर सिस्टम को सप्लाई करती है। वेस्टिब्यूलर सिस्टम, जिन्होंने फार्मा पढ़ी थी, मैंने उनको जनाब एंटी इमेटिक ड्रग्स पढ़ाई थी, ऐसे ही है ना, एंटी इमेटिक ड्रग्स पढ़ाई थी। और वहां पे मैंने उनको जनाब वॉमिटिंग सेंटर का और आपका ये सारा जितने भी आपकी पेन पैथोलॉजी आती थी, ये मैंने उनको जनाब वहां पे कंप्लीट बताया था। और उसमें वेस्टिब्यूलर सिस्टम का बताया था, क्योंकि ये आपकी मोशन सिकनेस भी मतलब कि होता था इसमें सारे में। ये क्योंकि जब आप मोशन सिकनेस होती थी तो हमने बताया था कि वहाँ पे जो वो ड्रग्स वगैरह यूज करते थे। अच्छा, मतलब कि इंशाल्लाह हम दोबारा पढ़ेंगे फार्मा तो उसमें आपको भी बता देंगे। तो आपने कहना कि यार ये जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक को हम कहते हैं वेस्टिबुलर ब्रांच कहते हैं, एक को हम कहते हैं कोक्लियर ब्रांच। जो वेस्टिबुलर ब्रांच होती है ये आपके ईयर के अंदर आपकी जो होते हैं ना लाइक कान के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम को सप्लाई करती है। जबकि जो कोक्लियर ब्रांच होती है ये आपकी जो इनर ईयर की हड्डी होती है, ठीक है, बोन होती है, जिसको हम कहते हैं कोक्लियर बोन होती है, ठीक है। कोक्लिया बोन होती है। कौन सी? आपके एक तरह से कोक्लिया बोन होती है, उसको सप्लाई करती है। अब जनाब ये जो आपके वेस्टिबुलर सिस्टम होता है ना, ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है इसका काम ये होता है कि ये आपकी बॉडी के बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। जो आपकी बॉडी के प्रॉपर बैलेंस है, ठीक है, जो आप चलते हो, ठीक है, अपने जो जॉइंट्स की प्रॉपर मूवमेंट करवाते हो, मसल की प्रॉपर मूवमेंट करवाते हो, ठीक है। जो मतलब सिंपल ये समझ लें कि अगर जनाब आप एक लाइन में चलते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई कहे कि यार इस लाइन में मुझे चल के दिखाओ, ठीक है, तो उस लाइन में चलना और आपकी बॉडी के पूरे जनाब डिफरेंट ऑर्गन्स को मेंटेन करना, उनको बैलेंस करना, आपकी पूरी बॉडी के वेट को बैलेंस करना, वो आपकी कौन सी नर्व का काम होता है? वो आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का काम होता है। लेकिन मजीद हम देखें कि उसमें भी कौन सी ब्रांच का? वेस्टिबुलर ब्रांच का। और जो आपके वेस्टिबुलर सिस्टम को सप्लाई कर रही होती है, और ये आपकी बॉडी के बैलेंस को हेल्प मतलब कि बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है।
तो फिर आपने कहना कि एक तो ये काम हो गया कि जो आपकी एक क्रेनियल नर्व नंबर 8 होती है वो आपकी बैलेंस, आपकी बॉडी के बैलेंस जो है उसमें हेल्पकारी होती है। ठीक है, फिर आपने कहना कि यार जी आपकी कोक्लियर नर्व होती है, जो कोक्लियर ब्रांच होती है जी आपकी एक तरह से कोक्लियर जो आपकी इनर एयर का जो बोन होती है, कोक्लियर बोन होती है, उसको सप्लाई करती है। ठीक है, और ये क्या करती है आपकी हेयरिंग में, जो आप आवाजें सुनते हो हेयरिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लेना है कि जो आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, कौन सी आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, ये आपके दो काम कर रही होती है, आपकी बॉडी के बैलेंस को और आपके एक तरह से उसके हेल्प कर रही होती है, और आपकी बॉडी की हेयरिंग में ठीक है हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो मतलब कि ये सारा सीन इसमें आपने देख लेना है। लेकिन इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट का नहीं पता ना, हमने पढ़ा था आपका लाइक कोलेजन, कोलेजन वाला हमने उसमें पढ़ा था, बायोकेम के अंदर कोलेजन वाला टॉपिक पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जनाब आपकी जनाब ओसिकल बोन्स होती थी, मिडल एयर में ओसिकल बोन्स होती थी। ठीक है, वहां से जैसी आपकी वो जब बाहर से जो आवाजें आती थी वो टकराती थी। ठीक है, ये इसको एक तरह से ट्रांसमिट कर देती थी आपके कोक्लियर बोन तक, जैसे कोक्लियर बोन को ट्रांसमिट कर देती थी जी जनाब आपके ब्रेन के अंदर जो है वो फेंक देता था आपकी उनको। ठीक है, फिर ब्रेन जो है उनको सेंस करता था आपकी सारी हेयरिंग को, फिर वो जनाब आपको एक तरह से मोटर रिस्पॉन्स देता था। हमने वहां पे पढ़ा था कंप्लीट। ठीक है, तो सिर्फ अब यहाँ पे जो सिंपल आपने ये समझना है कि आपकी जो कोक्लियर आपकी होती है ना, कोक्लिया आपकी बोन होती है, वो आपको हेयरिंग में हेल्प कर रही होती है, आपको आवाजें जो सुनाई देती है उसमें हेल्प कर रही होती है। सिर्फ आपने सिंपल ये समझना है, मजीद आप जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ना जाएं। तो यहाँ पर आपने इसके दो जो फंक्शन है, आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। लेकिन यहाँ पे मेरी गलती ये थी कि मैंने आपको इसकी नेचर का नहीं बताया कि ये जो है आपकी वेस्टिबुलर कोक्ली नर्व जो होती है इसकी नेचर क्या है। तो आपने कहना जो इसकी नेचर होती है वो क्या होती है, वो सेंसरी होती है। ठीक है, ये क्या करती है आपकी एक सेंसरी इन नेचर होती है। यानी कि ये क्या करती है जनाब, ये आपकी असेंडिंग नर्व होती है, जो आपके जो ईयर होता है, जो आपके कान से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको ऊपर आपके ब्रेन की तरफ लेकर जा रही होती है। तो आपने कहना ये आपकी सेंसरी इन नेचर होती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, जिसको आपने लाजमी और कवर करना है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जनाब आपका जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है इसके ट्यूमर को क्या कहते हैं, जो आपके वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है इसके ट्यूमर को क्या कहते हैं। तो जनाब आपने कहना है कि इसके जो ट्यूमर होता है उसको हम कहते हैं, दो ट्यूमर जनाब इसको कह सकते हैं। ठीक है, आपने कहना है इसके ट्यूमर को हम कहते हैं अकोस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, क्या कहते हैं आपको पता है कि क्या कहते हैं, अकोस्टिक न्यूरोमा कहते हैं, अकोस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। या हम मजीद हमने देखे तो हमने मैंने आपको एक और भी लिखवाया था जिसमें आपका आता था वेस्टिबुलर शवानोमा। ठीक है, कौन सा आता था, एक तरह से वेस्टिबुलर शवानोमा। ठीक है, शुआरमा नहीं, शवानोमा आपने कहना है कि वेस्टिबुलर शवानोमा जो होता है ये आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 जो होते हैं उनका ट्यूमर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो पूछते हैं कि जनाब आपके क्रेनियल नर्व नंबर 8 जो होते हैं उसके ट्यूमर को क्या कहते हैं। आपने कहना अकोस्टिक न्यूरोमा या फिर आपकी वेस्टिबुलर शवानोमा। अब ये जो आपके एक तरह से ये जो ट्यूमर होता है ना, ये आपका यूनिलेटरल भी हो सकता है, और आपके यूनिलेटरल यानी कि एक साइड पे भी हो सकता है और बाईलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, बाई यानी दोनों साइडों पे भी हो सकता है। मैंने वहां पे आपको बताया था कि हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं आपकी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ठीक है, क्या NF, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 होता है, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपके क्रोमोसोम नंबर 22 होता था, वहाँ पे एक तरह से ट्यूमर सप्रेसर जीन होता था, उसका सारा सीन होता था। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने कहना कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, उसमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 है, और जनाब आपकी जो है आपका शवानोमा है, ठीक है, जो आपका शवानोमा है, अगर उसकी एसोसिएशन हो जाए आपकी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ, तो आपने कहना ये बाईलेटरल हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये आपका एक तरह से यूनिलेटरल हो सकता है, लेकिन बाईलेटरल किस कंडीशन में हो सकता है कि अगर उसकी एक तरह से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ अगर उसकी एसोसिएशन हो जाए तो ये बाईलेटरल हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये इसको समझ लेना है। आई होप सो कि आपको जनाब यहाँ तक जो है वो आपकी जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, ठीक है, उसकी आपको समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर मतलब इसका यही सारा सीन होता है कि ये आपकी सेंसरी होती है, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, ये कौन कौन सा काम कर रही होती हैं, एमसीक्यूज आपने ये कवर कर लेना है। ठीक है, तो अगर जनाब इसकी एक तरह से ये डैमेज हो जाती है तो आपकी कॉमन सेंस की बात है कि आपकी एक तरह हियरिंग लॉस हो जाएगा, और आपको एक तरह से जो आपका अटैक्सिया वगैरह होगा, यानी कि आपकी जो बॉडी होगी उसका बैलेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगा। अगर आपने पेशेंट में देखना हो कि जनाब इसमें जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है वो सही काम कर रही है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको एक टास्क देना है। टास्क क्या देना है, आपने कहना है कि देखो बेटा आप जो है वो यहाँ से जो है वो चलना स्टार्ट करो और इस पॉइंट के ऊपर आओ, लेकिन आपने इसी एक लाइन के अंदर ही चलना है, इसी लाइन के अंदर ही चलना है। ये आपकी पैथोलॉजी के अंदर जो होगा ना, आपके कुछ कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आएंगे और फिर वहाँ पे आपका कुछ टेस्ट आएंगे, ठीक है, जो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कौन कौन से टेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं उसके दिमाग को चेक करने के लिए, क्या उसका दिमाग हिला तो नहीं हुआ या ठीक है, क्या सीन है। तो आपने सिंपल ये समझना है कि अगर आप उसको चेक करना चाहते हो कि उसकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व सही काम कर रही है, तो आपने कहना है कि बेटा एक लाइन में चलना स्टार्ट कर दो। अगर वो एक लाइन में चले और यहाँ से लेकर जहाँ तक जो है वो आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेट जो है वो लाइन में चले, इधर उधर ना जाए, तो आपने कहना कि तुम ओके हो, तुम्हारा कोई मसला नहीं है इसके नर्व का। अगर जनाब वो कहीं इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, तो आपने कहना कि बेटा तुम्हारी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है ये उड़ चुकी है, ठीक है। तो एक मतलब कि आप इसका ये डायग्नोसिस बना सकते हो। मजीद जो डायग्नोसिस होंगे ना, जो मजीद इसके डीडी होंगे, डीडी कहते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस को, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, तो वो आप मतलब कि इसमें लगा सकते हो। आई होप सो कि आपको जो आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व थी वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक और नर्व को डिस्कस करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। आपने कहना कि अब हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा आपके एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 9, ठीक है। कौन सी? क्रेनियल नर्व नंबर 9। और क्रेनियल नर्व नंबर 9 को क्या कहते हैं? आपकी एक तरह से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं। कौन सी? आपकी एक तरह से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं। आपने लिखना है कि इसको हम कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर 8 को क्या कहते हैं? आपके एक तरह से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपने लिखना है। यानी कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, यानी कि ये आपकी ग्लोसो भी है, फेरेंजियल भी है। यानी कि ये आपकी ग्लोस का क्या मतलब? टंग, ठीक है, आपकी जो जबान मुबारक है। फेरेंजियल का क्या मतलब है? यानी कि आपका फेरेंक्स। यानी कि ये जो आपकी आपकी नर्व है ना, इसके किसी दो मतलब कि आपकी बॉडी ऑर्गन के साथ इसका रिलेशन है, आपकी जबान के साथ और आपके फेरेंक्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या सीन है, ये अब अभी हम जो है इसको देखते हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है इसको हम कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये आपकी नेचर, यानी कि इसकी नेचर क्या है। तो आपने इसकी नेचर में लिखना है कि ये जो आपकी नर्व होती है ये आपकी मिक्स्ड होती है। कौन सी होती है? ये जनाब आपकी तरह से मिक्स्ड इन नेचर होती है, यानी कि इसमें सेंसरी भी होते हैं और आपकी तरह से मोटर भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो आपने नेचर लिखनी है वो आती है आपकी मिक्स्ड इन नेचर होती है। अब हम आते हैं कि ये जो आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है इसका काम क्या है, इसका क्या सीन है। तो फंक्शन के अंदर आपने सबसे पहले टंग जो है आपकी जबान है, वहां पे जो हमने पढ़ा था वो हम देख लेते हैं कि वहां पे हमने क्या पढ़ा था। तो आपने कहना कि ये जो आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है, 9 होती है, इसको हमने वहां पे भी देखा था। तो आपने कहना कि ये कंट्रोल्स करती है, ये जनाब कंट्रोल करती है किसको? आपकी एक तरह से जर्नल को भी, ठीक है, किसको भी? जर्नल एंड स्पेशल सेंसेशन, ठीक है। यानी कि ये क्या करती है? आपकी जर्नल और स्पेशल सेंसेशंस को कंट्रोल करती है। कौन सी? मतलब किन पार्ट को? आपने कहना जो आपके होता है पोस्टीरियर, ठीक है। कौन सा? आपके तरह से पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, ठीक है। जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को क्या करती है? एक तरह से उसकी कंट्रोल करती है। यानी कि इसके सेंसरी का हमें जो है वो फंक्शन पता चल गया, क्योंकि ये मिक्स्ड है, यानी इसमें सेंसरी भी है और आपका मोटर भी है। सेंसरी का हमें पता चल गया कि ये क्या करती है। जो पोस्टीरियर 1/3 हमने वहां पे डिटेल में देखा था, एंटीरियर 2/3 कौन सा होता है, पोस्टीरियर 1/3 क्या होता है, कहाँ से आ रही होती है, ये हमें अब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपल ये याद करना है कि ये क्या करती है, कंट्रोल करती है जर्नल को भी और स्पेशल सेंसेशन को भी। इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को, ठीक है, तो ये आपने इसको देखना है। फिर हम आते हैं कि यार ये जो आपकी जनरल और स्पेशल सेंसेशन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग का हो गया। फिर आपने कहना कि इसका जो दूसरा मजीद काम क्या है, आपने कहना कि ये मतलब कि आपकी स्वेलिंग को कंट्रोल करती है बाय इनर्वेटिंग वन मसल ऑफ द फेरेंक्स। देखिए यहाँ पे आपने एक बात जो है वो लिखनी है, वो ये कि जितने भी आपके जो होंगे ना फेरेंक्स, ठीक है, जो आपके फेरेंक्स होंगे उनके मसल्स को, उनके जो मसल्स की एंडिंग होगी ना वो आपकी फेरेंजियस से आएगी, ठीक है। कहाँ से आएगी? आपकी तरह से फेरेंजियस, ठीक है, आपका स्टाइलो फेरेंजियस है, आपका एक तरह से साल्पिंजो फेरेंजियस है, ठीक है। और आपका एक तरह से आपका प्लेटो फ्रेंजियस है। क्या मतलब? मतलब कि आपने लिखना है कि जो आपके फेरेंक्स के कुछ मसल्स होते हैं, जिनमें मेनली कौन से होते हैं? आपके एक तरह से साल्पिंगो फेरेंजियस, ठीक है। आपने लिखना है कि साल्पिंगो फेरेंजियस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको कहते हैं प्लेटो, ठीक है, आपके साथ प्लेटो फेरेंजियस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मसल है, आपने कहना है कि जो आपके एकदम स्टाइलो, ठीक है, कौन सा? आपका एकदम स्टाइलो फेरेंजियस मसल है, ठीक है। यानी कि अभी जनाब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने सिर्फ 3 मसल लिखे हैं। कौन कौन सी? आपके एकदम साल्पिंगो फेरेंजियस मसल, आपके प्लेटो फेरेंजियस मसल्स और आपके एकदम से स्टाइलो फेरेंजियस मसल। ये 3 मसल्स होते हैं आपके फेरेंक्स के, ठीक है।
है। तो ये जो आपके तीनों मसल्स होते हैं ना, ये आपकी स्वेलमिंग में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑल दो ये आपके फेरेंक्स के मसल तो हैं, लेकिन जो है इनका एक मैकेनिज्म होता है जो आगे चल के मैं आपको मजीद बताता हूँ। आपने सिर्फ ये समझना है कि ये तीनों आपकी स्वेलमिंग में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका होता है ना, ये पहले जो दो मसल्स होते हैं, ठीक है, जो पहले दो मसल होते हैं साल्पिंगो फेरेंजियस, आपकी प्लेटो फेरेंजियस, इनको वेगस नर्व सप्लाई करती है, जो हम आगे देखते हैं। लेकिन आपने कहना है कि जो इनमें होता है ना आपका, इसमें जो होता है ना स्टाइलोफेरेंजियस मसल, कौन सा स्टाइलोफेरेंजियस मसल जो होता है, इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। कौन सी? आपकी आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो आपने कहना है कि ये जो आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ये क्या करती है? हेल्प इन स्वेलविंग, ठीक है। ये मतलब कि आपकी फूड को आपको स्वेलो करने में हेल्प करती है। किस तरह? स्वेल हेल्प इन स्वेलविंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को स्वेलिंग में हेल्प करती है। किस तरह? बिकॉज इट इनरवेट्स, ठीक है, बिकॉज इट इनरवेट्स, यानी कि ये आपकी इनरवेट्स करती है, यानी कि सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? वन मसल ऑफ द फेरेंक्स, ठीक है। ये अपने कहने के वन मसल ऑफ फेरेंक्स, जो आपका फेरेंक्स का एक मसल होता है उसको एक तरह से सप्लाई करती है। वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एक तरह से स्टाइलोफेरेंजियस मसल। कौन सा? आपके एक तरह से स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है। तो ये आपने इसमें लिखना है कि जो आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है ना, ये क्या करती है? ये जनाब आपको स्वेलिंग में हेल्प कर रही होती है, क्योंकि ये आपके फेरेंक्स के मसल को सप्लाई करती है, लेकिन सारे फेरेंक्स के मसल को सप्लाई नहीं करती, एक ही मसल को सप्लाई करती है, जिसको कहते हैं आपका स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है। तो ये आपने इसमें लाजमी लिखना है, आपने इसमें जो है ऊपर नीचे नहीं करना। जो भी कंफ्यूजिंग बातें होती है ना, वो मैं आपको इकट्ठी ही लिखवा देता हूँ, क्योंकि इकट्ठा लिखवाने से एक फायदा ये होता है कि जनाब आपको जो है वो कंफ्यूजन नहीं होती। एक ही जो सारी चीजें होती हैं वो एक ही पेज के ऊपर आ जाती है, ताकि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता। तो ये आपने इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। अब जो दो मसल होंगे ना, आपकी सल्पिंगो और आपकी प्लेटो, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे वैगस नर्व के साथ कि इनका वहां पे क्या सीन होता है। अच्छा, इसके दो जो है एक तरह से मतलब कि आपके काम हो गए कि इन्होंने दो काम क्या करने थे आपके इस ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ने। फिर हम आगे आते हैं कि आगे इसका मजीद क्या काम है। तो आपने कहना है कि ये क्या करती है? इट जनाब कंट्रोल्स करती है सलाइवेशंस को। ये भी जनाब आपके एक तरह से सलाइवेशंस को कंट्रोल करती है। मतलब वहां पे मैंने आपको इसका रिलेशन बता दिया था कि ये आपकी सलाइवेशंस को कंट्रोल करती है। लेकिन फिर वही बात, आपकी जो है वो सलाइवरी ग्लैंड तीन होते हैं, आपकी सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और आपका पेरोटिड ग्लैंड होता है। लेकिन वहां पे हमने पढ़ा कि जो फेशियल नर्व होती है वो आपकी सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है। लेकिन जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है, जो आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है, उस पैरोटिड ग्लैंड को जो नर्व सप्लाई कर रही होती है वो होती है आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है वो आपके पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करके आपके सलाइवेशंस को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। और आपसे एक आपने इसके बारे में लिखना है कि ये कौन सा होता है। ये आपका लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। कौन सा? आपकी तरह से लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि यानी कि आपका लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है और उसको कौन सी नर्व जो होती है वो कंट्रोल करती है। तो आपने कहना है जनाब पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये आपका लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। कौन सा? आपके इतना आपका एक तरह से लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, लेकिन उसको जनाब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है ना वो सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये आपने इसको देखना है। फिर आपने जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, ये एमसीक्यूज जो है वो काफी दफा आ चुके हैं। कौन सा एमसीक्यूज? आपने कहना है कि ये जो आपकी एक तरह से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है ये रेगुलेट्स करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसको रेड में लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जनाब आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ठीक है। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। देखो, वही बात कहूंगा, फार्मा में मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। आपकी एक तरह से जो मतलब वहां पे आता था आपकी जो जर्नल फार्मा के अंदर, ठीक है, जैसे ही मैंने स्टार्ट करवाया था, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपने वहां पे मैंने लिखवाया था कि जनाब आपने दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखने हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो जनाब आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। तो एक होती है क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है, जिसको हम ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं, और एक होती है क्रेनियल नर्व नंबर 10 जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, ठीक है। तो आप सबको इसका मैकेनिज्म पता होगा। जिनको मैकेनिज्म नहीं पता, मैं उनको एक तरह से बिल्कुल, बैरो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, फिर वहां पे आपको कैरोटिड साइनस होता है, एओर्टिक आर्च के ऊपर साइनस होते हैं, वहां से ये सारी नर्व्स निकल रही होती हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर आपको इनके लाइक मैकेनिज्म का पता है कि ये किस तरह आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, सबको पता है ना इनका मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे आपको रेगुलेट कर रही होती है?
पता है ना सबको। तो आपने कहना कि ये क्या करते हैं, ये आपके एक तरह से उस ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं, एक तरह से रेगुलेट करती हैं। अगर आप में से किसी एक को भी नहीं पता तो मैं उसको एक तरह से रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। आपने कहना कि क्या होता है कि कुछ यूं है कि हमारे पास जो होता है ना, आपकी जो नेक रीजन होता है, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो आपका नेक रीजन होता है, ठीक है, आपका जो नेक रीजन होता है, जो आपकी गर्दन शरीफ होती है, फिर आपने कहना कि जो आपका एओर्टिक आर्च होता है, ठीक है, ये आपका एओर्टिक आर्च होता है ना, जहाँ से आपका असेंडिंग एओर्टा का पता होगा, फिर वहां से डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, यहाँ से आपका असेंडिंग जाता है, यहाँ से नीचे जो आता है वो डिसेंडिंग आता है। ये आपकी एओर्टिक आर्च होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके एक तरह से नेक रीजन होते हैं। अब होता कुछ यूं है कि जो आपकी नेक रीजन होता है ना, नेक रीजन, वहां पे आपके एक तरह से कैरोटिड आर्टरी होती है। कौन सी आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है, और यहाँ पर आपको पता है कि आपका एक तरह से असेंडिंग एओर्टा है, तो ये बहुत बड़ी आपके एक तरह से जो वेसल है, ठीक है, आपका एओर्टा की एक आर्च होती है। अब क्या होता है कि जो आपकी एओर्टी आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है ना, इस कैरोटिड आर्टरी में अल्लाह ताला ने कुछ साइनस रखे हैं, यानी कि उसमें आपको कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें आपका बैरो रिसेप्टर्स होता है और आपके कीमो रिसेप्टर होता है। बैरो का क्या मतलब होता है, यानी कि प्रेशर सेंस करता है। कीमो का क्या मतलब होता है, कीमो का ये मतलब होता है ये कोई भी आपके केमिकल्स को सेंस करेगा, ठीक है। सेम होता है, सेम इस तरह होता है कि आपका जो एओर्टिक आर्च होती है, वहां पे भी आपको बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और वहां पे भी आपके एक तरह से जो होते हैं कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये आपने समझना है कि क्या होता है कि नेक रीजन के ऊपर जो कैरोटिड आर्टरी होती है, उसमें आपका कैरोटिड साइनस होता है, ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ रिसेप्टर रखे हैं, जिनको हम एक तरह से बैरो रिसेप्टर कह रहे होते हैं, और आपके कीमो रिसेप्टर एओर्टिक आर्च जो होता है, वहां पे भी साइनस होते हैं, ठीक है, वहां पे भी आपके बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। अब होता कुछ यूं है कि जनाब आपकी जो कैरोटिड आर्टरी होती है ना, जो कैरोटिड साइनस होते हैं, वहां से जनाब आपकी जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ठीक है, कौन सी, जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, यानी कि आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, वो मतलब कि वहां पे सेंस करती है। और जो आपकी एक तरह से होती है ना एओर्टिक आर्च, वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 10, जिसको हम वेगस नर्व आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब कि जब भी आपको जो ना, आपने याद रखा है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर की, तो जब भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगा, तो आपको ब्रेडी कार्डिया होगा। क्या होगा, आपके तरह से ब्रेडी कार्डिया होगा, यानी कि आपका हार्ट जो होगा उसका रेट कम होगा। लेकिन जब बीपी आपका एक तरह से लो होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो आपका टैकीकार्डिया होगा। क्या होगा, आपका एक तरह से टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज्यादा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा रेज हो चुका है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो चुका है। ब्लड प्रेशर जब रेज होगा ना, तो मतलब कि आपके एओर्टिक आर्च में भी ब्लड प्रेशर रेज होगा, आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है वहां पे भी ब्लड प्रेशर रेज होगा। तो वहां पे जो आपका बैरो रिसेप्टर है, जो आपके प्रेशर सेंसिंग रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे वो एक्टिवेट हो जाएंगे ना, वो कैसे एक्टिवेट हो जाएंगे, वो जनाब जो आपकी एक तरह से जो आपकी नेक रीजन के ऊपर पड़ी है, कौन सी आर्टरी जनाब, आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 9, जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, उसको स्टिमुलेट करेंगे। साथ क्या होगी कि अगर मतलब कि जो आपकी एक तरह से एओर्टिक आर्च है, वहां पे आपकी जो वेगस नर्व होगी वो स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि होता कुछ यूं है कि जब भी आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड प्रेशर रेज होता है, मैं उस कंडीशन को लेकर चल रहा हूँ, तो मतलब कि आपकी जो कैरोटिड आर्टरी होती है वहां पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, वो स्ट्रेच होते हैं, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो क्रेनियल नर्व नंबर जो 9 होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। एओर्टिक आर्च के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, क्रेनियल नर्व नंबर जो 9 होती है वो स्ट्रेच होती है, तो आपका बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जनाब क्या करते हैं जनाब, इन्होंने जनाब आपका एक तरह से ये जाते हैं और एक तरह से चलते चले जाते हैं आपकी कहाँ पे, आपकी जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है ना, कहाँ पे आपके तरह से आपने कहना है, जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा होता है वहां पे एक तरह से सिफारिश लेकर चला जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है वहां पे आपकी तरह सिफारिश लेकर चले जाते हैं। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में मेडुला ओब्लांगेटा क्या करते हैं, आपकी जो इनवोलेंट्री मूवमेंट, आपकी एक तरह से जो बॉडी की इनवोलेंट्री जो भी आपके काम होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी इनवोलेंट्री है ना। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, ये बेचारे दोनों जो नर्व्स होंगी ना जनाब, ये क्या करेंगे, ये सिफारिश लेकर जाएंगी आपके मेडुला ओब्लांगेटा के पास। वो ये कहेंगी, वहां पे क्या होते हैं, आपके पास आपके कुछ न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये आपके न्यूक्लियस होते हैं जिसको कहते हैं आपके तरह से सोलिटेरी न्यूक्लियस। क्या, आपके तरह सोलिटेरी न्यूक्लियस होता है, सोलिटेरी न्यूक्लियस होता है वहां पे जनाब, आप उनको जनाब वहां पे इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। वहां पे क्या हो जाएंगी, ये दोनों बेचारी इकट्ठी हो जाएंगी। अब क्या कहेंगी जनाब, ये कहेंगी मेडुला ऑब्लांगेटा को कि देखो आप जनाब, आपके पास एक कंट्रोल है कि जनाब आप बॉडी की इनवोलेंट्री मूवमेंट को, इनवोलेंट्री जो
एक्शन है उसको कंट्रोल करते हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हो, आप हार्ट रेट को भी कंट्रोल करते हो, हमें ये पता चला है। तो आप मेहरबानी ये करो कि जनाब हमारा जो बॉडी है ना उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा रेज हो चुका है। तो आप जनाब अब जो है वो अपने जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करो बॉडी के अंदर, और हार्ट रेट को भी कम करो। वो कहता है कोई मसला नहीं है, ये काम मैं आपका कर देता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। जब भी आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करता है, ये जनाब आपकी जो एक तरह से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसको क्या करता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये करता है कुछ यूं है, ये आपकी ब्लड वेसल्स के पास जाता है। और आपको पता है कि जिन्होंने फार्मा पढ़ी थी कि वहां पे आपके रिसेप्टर होते थे, मस्करीनिक होते थे, निकोटीनिक होते थे, ठीक है। तो ये मतलब कि मेनली आपके मस्करीनिक होते थे रिसेप्टर, ये वहां पे आपकी सिंपल आप समझो कि आपकी जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, ये ब्लड वेसल्स के पास जाएगा और ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल को ज्यादा मतलब उनको डायलेट कर देगा। जब वो डायलेट हो जाएंगी तो अब मुझे ये बताओ कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा ज्यादा होगा? मतलब कि वो पहले ज्यादा था, अब कम हो के नॉर्मल हो जाएगा, अब कम हो के क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। साथ ये क्या करेंगे, आपके हार्ट के पास जाएंगे, आपके हार्ट के पास जाएंगे, और हार्ट के जो आपके एक तरह से होते हैं ना एस नोड और ए बी नोड, कौन से आपके एस ए नोड होता है और आपके एक तरह से ए बी नोड होता है, उनको जाके इनहिबिट करेंगे। वहां पे जो आपकी एक तरह से इम्पल्स जा रही होती है एस ए नोड से, जो आपके पेस मेकर आपको पता है, वहां से जो इम्पल्स जा रही होती है, ठीक है, वहां से जो इम्पल्स जो होगी उनको उनकी ट्रांसमिशन को, जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन को डिले कर देंगे। जब इम्पल्स की ट्रांसमिशन ही डिले हो जाएगी तो आपका हार्ट रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। हार्ट रेट कम हो जाएगा तो आपके एक तरह से ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसका क्या सीन होता है, ठीक है, जो मैंने आपको एक तरह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर के साथ बता दिया। सेम अपोजिट आपने करना है, अगर आपका बीपी जो है वो ब्लड प्रेशर अगर कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो ये आपके बैरो रिसेप्टर सेंस करेंगे कि आपको जो है वो ब्लड प्रेशर कम है, ये वहां पे दोनों नर्व जो होंगी ये आपके मेडुला के पास जाएंगी, ठीक है। ये आपके एक तरह से अब ये क्या करेंगी, ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, H1 रिसेप्टर की, सॉरी आपका आपके एक तरह से जो बीटा वन रिसेप्टर हार्ट के ऊपर बीटा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर के ऊपर अल्फा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को जनाब ज्यादा कर देगा, ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से बताएं, आपको समझ आ चुकी है इसका, आपके एक तरह से कैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं? ये कंफ्यूजन है, ये समझ नहीं है, ये मुझे बता दो। अगर समझ नहीं है, मैंने आपको एक तरह से जल्दी से बताया, लेकिन आपने इसकी दोबारा से जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो सुन लेनी है। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं आपकी मजीद जो आपका हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके क्या करते हैं, ये आपकी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। ज्यादा है तो कम करेंगे, कम है तो ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसको आपने एक तरह से देख लेना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो है एक तरह से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है उसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपने इसको देख लेना खुद ही। तो अब हम आते हैं आपकी मजीद जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 के ऊपर। जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 है इसका क्या सीन होता है, आपने कहना है जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 है इसके एक तरह से इसको कहते हैं वेगस नर्व। कौन सी आपकी एक तरह से वेगस नर्व। अब वेगस नर्व जो होती है इसको हम देखते हैं कि इसका क्या सीन है, और फिर मजीद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहना जो आपकी वेगस नर्व होती है, ठीक है, हाँ, वहां पे मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट बता दिया कि इसको ग्लोसोफेरेंजियल क्यों कहते हैं। आपकी एक तरह से वहां पे जो सेंसरी सेंसेशन होती है आपकी टांग की, वो और आपकी फेरेंक्स में जो मोटर सेंसेशन होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो ये आपकी स्वेलिंग में आपकी हेल्प कर रही होती है। और अगर आपको स्वेलविंग के प्रोसीजर का, जो आपकी स्वेलविंग का मैकेनिज्म होता है वो नहीं पता, तो आपको मतलब कि इसमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी मसला होगा कि जनाब फेरेंक्स कैसे आपकी स्वेलविंग को कंट्रोल करता है। अगर आपको नहीं पता तो आपने लास्ट में मुझे बता देना, मैं उसका मैकेनिज्म भी आपको समझा दूंगा। अच्छा, आपने कहना जो वेगस नर्व होती है वो होती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, ठीक है। तो आपने इसकी नेचर के ऊपर आना है कि इसकी क्या नेचर है, ठीक है। हर लोगों की मतलब लोगों की भी नेचर होती है, तो इसकी नेचर क्या है, तो आपने कहना ये मिक्स्ड इन नेचर है, ठीक है। ये भी मतलब कि आपकी मिक्स्ड इन नेचर है, हर फन मोला है, ठीक है, कोई भी काम कर सकता है, चाहे आपकी सेंसरी है, कोई मोटर है, ठीक है, उसको जनाब ये काम कर सकता है, मिक्स्ड इन नेचर है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट बात वेगस नर्व की कि लॉन्गेस्ट नर्व इन ऑल क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएं कि थिकेस्ट नर्व कौन सी थी, मुझे जल्दी से बता दें कि थिकेस्ट नर्व इन क्रेनियल नर्व्स कौन सी थी, ताकि मुझे पता चल जाए आपको समझ आ रही है कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इन ऑल क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो जितनी भी आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनकी एक तरह से, बिल्कुल ठीक है, आपने क्या ट्राइजेमियल नर्व जो थी वो आपकी थिकेस्ट नर्व थी।
इस तरह मतलब कि आपको पढ़ाने में मजा भी आता है, ताकि जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको मतलब कि मुझे पता चल जाता है कि बच्चों को समझ आ रही है, तो फिर और भी जनाब आपका पढ़ने में मजा आता है। अच्छा, तो आपने कहना कि ये क्या होती है, आपने कहना वेगस नर्व के बारे में आपने याद रखना कि ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है इन ऑल क्रेनियल नर्व। जितनी भी क्रेनियल नर्व होती है उनकी जो लॉन्गेस्ट नर्व होती है वो कौन सी होती है, ये आपकी वेगस नर्व होती है। ये आपकी जनाब बहुत सारे मतलब कि आपका जीआईटी तक आपको सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, ये हो गया। फिर आपने कहना कि ये इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपके एक तरह से इसके फंक्शंस के ऊपर कि आपकी वेगस जो नर्व है इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो वेगस नर्व के फंक्शंस आपने याद रखना है कि पहला मैं आपको लिखवा देता हूँ, अभी अभी आपने ताज़ा ताज़ा कॉन्सेप्ट लिया ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो ये आपने कहना कि ये भी क्या करवाती है, ये आपको रेगुलेट करवाती है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करवाती है, ये आपके एओर्टिक आर्च के ऊपर होती है। एओर्टिक आर्च के ऊपर होती है तो वहां पे जनाब आपको सेंस करती है ये सारा। लेकिन आपकी कैरोटिड साइनस के ऊपर क्या होता है, वहां पे आपकी आपकी क्रेनियल नंबर 9 होती है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ना आपका जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैक एसवीटी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एसवीटी के लिए जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, जो मतलब कि आप कह लें जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है ना, वो हम कैरोटिड मसाज करते हैं, ठीक है। वो अलग कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपने कहना है जो कैरोटिड, लाइक अगर आपसे कोई पूछ भी ले यार इस पेशेंट को आपका सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डी है, तो हम जनाब उसकी गर्दन को क्यों मसल रहे होते हैं, उसकी गर्दन का मसाज क्यों कर रहे होते हैं, आपने कहना कि देखो वहां पे क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है, आप कैरोटिड साइनस को स्टिमुलेट कर रहे होते हो। जब क्रेनियल नर्व नंबर 9 को आप स्टिमुलेट करते हो ना, तो ये आपके हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मतलब कि आपने इसको भी अगर देखना चाहो तो देख लेना, लेकिन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको उसके अंदर आपकी सीवीएस के अंदर, ठीक है। जब फिर हम फार्मा जब पढ़ेंगे वहां पे दोबारा आपको बता दूंगा। तो आपने कहना है ये आपकी किसमें, आपकी ब्लड प्रेशर में रेगुलेट करता है। फिर आपने कहना है कि ये आपके फेरेंक्स के सारे मसल्स को, मतलब कि आपने कहना है ये स्वेलिंग में भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन स्वेलिंग, ठीक है। ये मतलब कि आपके एक तरह से आपने कहना कि इट हेल्प्स इन स्वेलिंग, ये मतलब कि आपकी स्वेलिंग में भी हेल्प कर होता है। किस तरह, क्योंकि बिकॉज इट इनरवेट्स, ठीक है, ये सप्लाई करता है, इट इनरवेट्स ऑल द मसल्स ऑफ द फेरेंक्स, ये ऑल द मसल्स ऑफ द फेरेंक्स, जो भी आपके फेरेंक्स के ऑफ द मसल्स ऑफ द फेरेंक्स, उन फेरेंक्स के मसल को सप्लाई करता है। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, कौन से मसल के अलावा, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है। आपने कहना कि जो आपका स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स है उसके अलावा ये आपके आपके फेरेंक्स के सारे मसल्स को क्या करता है, आपके स्टिमुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, आपके फेरेंजियस के सारे मसल को स्टिमुलेट करेगा, एक्सेप्ट आपके स्टाइलोफेरेंजियस मसल के अलावा, ठीक है। तो ये आपने इसमें समझ लेना है। फिर आपने कहना है कि जो आपकी वेगस नर्व होती है, ये वेगस नर्व जो होती है इसका काम ये होता है कि ये आपकी जो टंग होती है ना, टंग की इट इनरवेट्स ए सिंगल मसल इन दी टंग, ठीक है। आपने इसके बारे में ये याद रखना है कि ये क्या करवाती है, इट इनरवेट्स, ठीक है। ये क्या करवाती है, ये सप्लाई करती है इनरवेट्स ए सिंगल मसल, ठीक है। हमने वहां पर भी देखा था आपकी जो टांग की डेवलपमेंट थी, वहां पे भी हमने देखा था कि इसका क्या सीन होता है। तो आपने कहा एक इनरवेट ए सिंगल मसल्स ऑफ द टंग, ठीक है। जो आपकी जबान मुबारक होती है उसके एक ही मसल को सप्लाई करता है, और वो कौन सा होता है, आपका प्लेटोग्लोसस मसल, ठीक है। कौन सा आपका एक तरह से प्लेटो, ठीक है। कौन सा आपके तरह से प्लेटोग्लोसस मसल, और प्लेटोग्लोसस मसल वहां पे हमने देखा था कि ये क्या प्लेटोग्लोसस मसल होता है, ये क्या करवाता था, मतलब कि आपके पोस्टीरियर टंग को एलिवेट करवाता था, और आपके एक तरह पैलेट के साथ लगाता था, आपको स्वेलिंग में हेल्प करवाता था टंग में, हमने देखा था ना वहां पे जो आपका टॉपिक था। तो आपने कहना कि ये आपकी टांग के जो मतलब कि मसल, चार मसल्स हमने पढ़े थे, ठीक है। उनमें से जो आपका प्लेटोग्लोसस मसल्स होता है, ठीक है, उसकी जो मोटर इनर्वेशन होती है, कौन सी, उसकी जो मोटर इनर्वेशन होती है वो कौन करते हैं, वो आपकी वेगस नर्व करती है। जो दूसरे मसल्स होते हैं वो आपकी एक तरह से जो क्रेनियल नर्व नंबर 12 होती है, जिसको हम हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं, वो सप्लाई करती है, जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपने कहना है कि ये सिर्फ आपकी सिंगल मसल्स ऑफ टंग को स्टिमुलेट करती है, इनर्वेट करती है, जिसको हम कहते हैं प्लेटोग्लोसस मसल्स, ठीक है। तो इसके फंक्शंस का भी आपको पता है, आपकी टंग के जो हमने पढ़ा था। तो अब हम आते हैं इसके मजीद जो आपके फंक्शंस के ऊपर, किसके मजीद फंक्शंस क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इट कंट्रोल्स कफ रिफ्लेक्स, ठीक है। हम जनाब इसके रिफ्लेक्सेस भी पढ़ेंगे। इट कंट्रोल्स कफ रिफ्लेक्स, जो आपकी कफ होती है उसके एक तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। जो मतलब कि आपकी लाइक अगर आपकी जनाब आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी लाइक आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी पैथोजन चला जाए, कोई भी डेबरीज चला जाए, कोई भी ऐसी चीज चली जाए जो वहां पे एक तरह से
ठीक है। तो आपने कहना है इसका ये सारा सीन होता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपका हम रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे सारे, ठीक है। तो आपने कहना है ये क्या करते हैं, कंट्रोल्स कफ रिफ्लेक्स, ठीक है। जो आपकी कफ रिफ्लेक्स होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी चीज चली जाती है, फिर आपको जो कफ रिफ्लेक्स होता है ये भी आपके प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। आपको पता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी ऐसा पैथोजन चला जाए, कोई भी ऐसा चीज चली जाए जो आपके लंग्स को, आपके रेस्पिरेटरी इरिटेट कर सकती है, तो वो आपको कफ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक रिफ्लेक्स आता है और वो पैथोजन आपकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो आपने कहना है कि ये क्या करती है, आपकी कफ रिफ्लेक्स में, ये आपकी कफ रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। ये आपकी क्रेनियल नर्व्स रिफ्लेक्स लिखे हुए हैं, वहां से मैंने ये चीज उठाई है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसमें लिखना है। फिर आपने कहना है ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन टॉकिंग वॉइस प्रोडक्शन बिकॉज इट इनर्वेट ऑल द मसल्स ऑफ द लैरिंक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। मतलब कि ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन, ठीक है। इट हेल्प्स इन किस में हेल्प्स करती है, आपकी टॉकिंग, यानी कि जो आप बोल रहे होते हो, ठीक है। टॉकिंग में, आपकी बातचीत में, ठीक है। आपकी वॉइस की प्रोडक्शन में, वॉइस प्रोडक्शन में, ठीक है। जो आप बोल रही होती हो, ठीक है, आप जो वॉइस की प्रोडक्शन कर रही होती हो उसमें हेल्प करती है, क्योंकि ये आपकी लैरिंग्स को, किसको, आपके, बिकॉज इट इनरवेट्स, ठीक है, बिकॉज इट इनरवेट्स ऑल द मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि जो आपका एक तरह से लैरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, आपके तरह जो लैरिंग्स होता है उसको क्या करती है, सप्लाई करती है। आपने कहना है कि ये क्या करती है, एक तो ये कफ रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है, जो आपका प्रोटेक्टिव आपका रिस्पॉन्स है बॉडी का। फिर ये क्या करती है, जो आप बातें कर रहे होते हो, वॉइस की प्रोडक्शन कर रहे होते हो, वो आपकी वेगस नर्व की वजह से होती है। क्योंकि ये आपकी जो लैरिंग्स होते हैं, जो लैरिंग्स के जितने भी मसल्स होते हैं उनको जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी होती है, वो आपकी वेगस नर्व होती है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। फिर हम आ जाते हैं इसके मजीद कॉन्सेप्ट के ऊपर कि इसके मजीद क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपने कहना है कि ये क्या करती है, इट कंट्रोल्स HCl प्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट कंट्रोल्स HCl प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपके एक तरह से HCl की प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है। जो आपके स्टोमक है ना, ठीक है, स्टोमक जो है वहां पे आपको पता है कि आपके HCl की प्रोडक्शन होती है। कैसे HCl की प्रोडक्शन करवाती है, अगर आप में से किसी को पता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन हम मजीद इसको, इसके हम जनाब हम देखते हैं। आपने कहना है कि ये क्या करवाती है, ये आपकी HCl की प्रोडक्शन करवाती है, क्योंकि आपके स्टोमक की जो पेराइटल सेल्स होती हैं, ठीक है, पेराइटल सेल्स जनाब वहां पे क्या करती है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व क्या है, आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्व है। जब ये पैरासिम्पथेटिक नर्व है तो ये क्या करवाते हैं, ये एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन करवाती है, ऐसे ही है ना। ये एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन करवाती है। जब एसिटाइल की कोलिन की प्रोडक्शन होती है तो एसिटाइल कोलिन क्या करवाता है, आपको पता है कि जो आपके एक तरह से आई थिंक M3 या M2 रिसेप्टर्स होते हैं, M3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जो आपके पेराइटल सेल्स के ऊपर जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर वहां पे एक्ट करती है, जैसे वहां पे एक्ट करती है तो ये क्या करवाती है, आपके स्टोमक के अंदर क्या करवाती है, आपके स्टोमक के अंदर HCl की प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है। आपको आपने कहना है कि जी आपकी स्टोमक के अंदर, आपकी GIT के अंदर HCl की प्रोडक्शन करवाती है, क्योंकि ये आपकी एक तरह से वेगस नर्व है जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्व है। एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन करवाती है। एसिटाइल कोलिन आपके मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। जैसे मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है तो आपकी HCl की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। तो जी आपने इसमें याद रखना है। फिर हम आते हैं इसके मजीद, जो आपका मतलब कि इसका क्या है, इसके मजीद लाइक इसके फंक्शंस के ऊपर। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहना है कि जो आपकी उल्वा है, ठीक है, कौन सा आपका UVU उल्वा, ठीक है। उल्वा जो होता है इन मिड लाइन, यानी कि अगर आप जुबान ओपन करो, ठीक है, अपना मुंह ओपन करो तो सामने जो आपका गोश्त का एक टुकड़ा जो है वो लटक रहा होता है, ऐसे ही है ना। आपका जो एक तरह से छोटा सा गोश्त का टुकड़ा नीचे की तरफ लटक रहा होता है उसको हम कहते हैं उल्वा। तो उसके एक मिड लाइन के अंदर रखना, वो किसका काम है, वो है आपकी एक तरह से वेगस नर्व का काम। तो हमने देख लिया कि वेगस नर्व का क्या काम होता है। आपने कहना ये मिक्स्ड नर्व होती है, लॉन्गेस्ट नर्व होती है क्रेनियन नर्व्स में से, ठीक है। और आपकी ट्राइजेमियल नर्व जो होती है थिकेस्ट नर्व होती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है आपको बता चुका हूँ। आज ये क्या करती है, ये आपके फेरेंक्स के सारे मसल को सप्लाई करती है, लेकिन स्टाइलोफेरेंजियस के अलावा। फिर आपने कहना है कि ये आपकी जो टांग होती है उसके एक मसल्स को मतलब कि सप्लाई करती है, मतलब जिसको हम कहते हैं प्लेटोग्लोसस मसल, जबकि कफ रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है। ये आपकी टॉकिंग वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि ये आपकी लैरिंक्स के मसल को सप्लाई करती है। HCl की प्रोडक्शन करवाती है। उल्वा को मिड लाइन के अंदर रखना, इसका भी ये क्या करवाती है, ये जनाब आपकी एक तरह से वेगस नर्व का काम है, ठीक है। आई होप सो कि आपको जनाब एक तरह से GRP मतलब
क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया आपका एक तरह से वेगस नर्व तक, ठीक है। अब हमारी मजीद जो नर्व्स रह गई हैं उनको हम देख लेते हैं कि उनका क्या सीन है, फिर हम जो है वो मजीद प्रोसीड करते हैं। अपने कहने का अब हम जो स्टार्ट लेंगे वो होगी आपके एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 11, ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर 11 जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 11 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आपने कहना है कि ये क्या होती है? ये आपकी असेसरी नर्व होती है। कौन सी? आपके एक तरह से असेसरी नर्व होती है। क्रेनियल नर्व नंबर 11 को क्या कहते हैं? असेसरी नर्व कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें कोई ना कोई एमसीक्यूज आता है। कौन सा एमसीक्यूज आता है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने कहना है ये कौन सी होती है? आपने कहना है ये आपकी एक तरह से असेसरी नर्व होती है। तो ये आपकी एक तरह से कौन सी है? ये आपकी मोटर इन नेचर है, ठीक है। ये कौन सी है? जो आपके एक तरह से मोटर इन नेचर है, ठीक है। एक्सेसरी नर्व होती है, ये मोटर इन नेचर होती है। फिर आपने इसके फंक्शन के ऊपर आना है कि इसके फंक्शंस क्या है। आपने कहना है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मेनली दो मसल्स को जो है वो इनरवेट कर रही होते हैं। टू मसल्स को जनाब एक तरह से इनरवेट कर रही होती है। कौन कौन से दो मसल? और यहाँ से आपके एमसीक्यूज आते हैं। असेसरी नर्व है, मोटर इन नेचर है, क्रेनियल नर्व नंबर 11 है, टू मसल्स को इनरवेट कर रही होती है। कौन सी? आपका एक तरह से स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। कौन सा? स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, ठीक है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को जनाब आपके एक तरह से आपका सप्लाई कर रही होती है। और आपके एक तरह से जो ट्रेपीजियस मसल है, कौन सा? आपके एक तरह से ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। जो आपका ट्रेपीजियस मसल्स है उसको स्टिमुलेट कर रही होती है। असेसरी नर्व है, ठीक है। आपने कहना है कि इसको ये दो मसल को सप्लाई करती है, आपके स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स। और एक होता है आपके एक तरह से ट्रेपीजियस मसल्स, ठीक है। और मतलब कि इसको हम क्लिम्बर मसल भी कहते हैं। जो अब मतलब कि दीवारों के ऊपर चढ़ रही होती हो, ये सारा सीन कर रही होती हो, ठीक है, वो आपकी ट्रेपीजियस मसल की वजह से होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या करती है? सेंसरी नर्व जो होती है ये एक आपकी क्लिम्बर मसल यानी कि आपका ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करती है। अब जो है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मतलब जो मेस्टोइड मसल है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आपकी लाइक जो आपकी लाइक आपको हेड टर्निंग करती हो, जो अपनी जनाब आप जो है वो कभी इधर देख रहे हो, राइट लेफ्ट जो है आप देख रहे होते हो, वो किस वजह से होता है? वो आपका स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल की वजह से होता है। हमने डिजीज पढ़ी थी, ठीक है। कौन सी डिजीज पढ़ी थी? आपकी एक तरह से मेनिंजिसमस, ठीक है। तो आपने कहना कि ये क्या होता है? जो हमने मतलब कि आगे पढ़ी थी, जो मनिंजिसमस होता है। कौन सा? मनिंजिसमस, ठीक है। उसमें भी आपका स्टेनो आपकी एक्सेसरी नर्व डैमेज हो जाती थी, तो स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल जो होता है वो बिल्कुल आपके एकदम स्ट्रेट हो जाता था, ठीक है। तो आपने कहना कि एक तो ये आपके हेड टर्निंग यानी कि आपको राइट लेफ्ट देखने में हेल्प करता है। दूसरा ये जो आपका ट्रेपीजियस मसल्स होता है ना, ट्रेपीजियस मसल का काम ये होता है कि ये आपकी ओवर हेड अबडक्शन करवाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या करवाता है? ओवर हेड अबडक्शन करवाता है। ओवर हेड अबडक्शन का क्या मतलब होता है? ये आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री जो आपका शोल्डर जॉइन होता है उसको लेकर जाता है, ठीक है। जो आपके हेड तक मतलब कि आपका जो हेड से ऊपर जो आपका शोल्डर जाता है, जो आपका शोल्डर जॉइंट जाता है, उसको कहते हैं ओवर हेड अबडक्शन। और वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि जो आप जो है वो ओवर हेड अबडक्शन अपने शोल्डर जॉइंट की करते हो, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री अपने शोल्डर जॉइंट्स को मूव करवाते हो, ठीक है। वो किस वजह से होता है? वो आपकी ट्रेपीजियस मसल की वजह से होता है। और ट्रेपीजियस मसल कौन सी नर्व से स्टिमुलेट होता है? एक्सेसरी नर्व से, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपकी ओवरहेड अबडक्शन है, ये आपका जो ग्रेटर देन 90 डिग्री जो आपकी शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है वो कौन करवाता है? वो एक्सेसरी नर्व है, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। वो कहते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, तो वो अपने बालों में कंघी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वो जनाब अपने बालों में कंघी नहीं कर सकता, बालों में कंघी नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह उसका जो है वो एमसीक्यूज आएगा। यानी कि पेशेंट है, ठीक है, उसका रिसेंटली जो है वो आरटी हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? आरटी हुआ है। या जनाब वो जनाब आपका आपका दरख्त से गिरा है, ठीक है। दरख्त से जब गिरा है ना, तो वो जनाब जो पेशेंट है उसको हम कहते हैं कि जनाब अब हम जो एक टेस्ट आप में करना चाहते हैं वो कौन सा टेस्ट है? हम उसको कहते हैं यार अपने बालों में कंघी करो, अपने बालों में क्या करो? कंघी करो। तो नॉर्मली जो आपने बालों में आप कंघी कर रहे होते हो वो कौन से मसल की वजह से कर रहे होते हो? वो ट्रेपीजियस मसल की वजह से कर रहे होते हो, जो आपकी एक्सेसरी नर्व है जिसको स्टिमुलेट कर रही होती है। ऐसे ही है ना, जो सुबह सवेरे आप जब यूनिवर्सिटी जाते हो, ठीक है, तो आपने मुझे भी याद रखना है। जैसे आप कंघी करो तो आपने कहना है कि अब जो है हम ओवर हेड अबडक्शन कर रहे हैं, ट्रेपीजियस मसल को स्टिमुलेट करवा रहे हैं, एक्सेसरी मसल को जनाब मतलब एक स्टिमुलेट करवा के। तो मतलब कि आपके बालों में कंघी कर रहे होते हो। लेकिन वो कहते हैं कि रिसेंटली एक बच्चा था, ठीक है, वो जनाब आपके एक तरह से आम तोड़ने गया था। क्या था? आप जब आम तोड़ने गया था, मैंगो लेने गया था, ठीक है, किसी के बाग में मैंगो लेने गया था। तो जनाब ऊपर से जनाब उसका जो है एक तरह से ओनर आ गया, ठीक है, वो ऊपर से गिरा,
जैसे वो ऊपर से गिरा था तो वो आपके सीधा शोल्डर जॉइंट के ऊपर जनाब वो गिरा था। किसके ऊपर? शोल्डर जॉइंट के ऊपर गिरा था। फिर जब शोल्डर जॉइंट के ऊपर गिरा, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास आया, ठीक है, तो हमने उसके कहा, उसका एक टेस्ट किया, हमने कहा कि जनाब आप जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री अपने हेड, अपने शोल्डर जॉइंट को मूव करो, ओवर हेड अबडक्शन कराओ, या अपने बालों में कंघी करो, तो वो नहीं कर सकता था। अब मुझे बताएं कौन सा मसल या कौन सी नर्व डैमेज हो चुकी थी? तो आपने कहना आपकी ट्रेपीजियस मसल या आपकी एक तरह से एक्सेसरी नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि आपके बालों में कंघी नहीं कर सकता, कौन सी नर्व डैमेज होगी, कौन सा मसल होगा, वो आपने कहना ट्रेपीजियस या आपके एक तरह से एक्सेसरी नर्व। आई होप सो कि आपको जो है ये पता चल गया होगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर, मतलब कि आपकी जो लास्ट नर्व है कौन सी, आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 12, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 12 है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। और इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से हाइपोग्लोसल नर्व। कौन सी? आपकी एक तरह से हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व होती है, ठीक है, आपने कहना ये प्योर मोटर इन नेचर है। इसकी नेचर क्या है? इट इज प्योर मोटर इन नेचर, ठीक है, प्योर मोटर इन नेचर जो होती है, ठीक है, आपकी एक तरह प्योर मोटर इन नेचर होती है ये बात। ये क्या करती है? अगर मोटर है यानी कि आपके मसल्स को एक तरह से स्टिमुलेट करवाएगी, जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट करवाएगी। कौन कौन से मसल? आपके एक तरह से आपके एक तरह स्टाइलोग्लोसस, ठीक है, स्टाइलोफ्रेंजियस उसका था, ये स्टाइलोग्लोसस है, ठीक है, स्टाइलोग्लोसस मसल्स होता है। आपके जीनियोग्लोसस होता है, ठीक है, इनके काम आपको बता चुका हूँ, जीनियोग्लोसस होता है। और आपके हायोग्लोसल, ठीक है, जो आपके एक तरह से हायोग्लोसस मसल है। ये तीनों मसल जो होते हैं, ठीक है, आपके एक तरह से जो आपका प्लेटो, आपका एक तरह से प्लेटो ग्लोसस मसल था, ठीक है, कौन सा? आपके एक तरह से प्लेटो ग्लोसस मसल्स था, ठीक है। उसको जो मसल सप्लाई कर रही थी वो आपकी एक तरह से दूसरी थी, आपकी एक तरह वेगस नर्व, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपका प्लेटो ग्लोसस मसल था उसको जो आपका आपका सप्लाई करती थी वो वेगस नर्व थी। लेकिन जो आपके दूसरे तीन मसल्स थे, ठीक है, जो आपके स्टाइलोग्लोसस, जीनियोग्लोसस और हायोग्लोसस, इनको आपकी हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो स्टिमुलेट करती थी। और इनके काम जितने भी थे वो वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे आपने इसको देख लेना है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक तरह से करेनियल नर्व्स, ठीक है, जो 12 करेनियल नर्व्स थी उनको हमने देख लिया, जितने भी एमसीक्यूज थे वो भी हमने देख लिया। अब मुझे जल्दी से बता दें आपको समझ आ चुकी है या कोई मसला है आपको?